बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड मॉर्निंग। आप हमें देख रहे हैं 92 न्यूज़ पे बराह रास्त सवेरे पाकिस्तान में। हुमाया खान और मैं हूँ शाहज़ेब अहमद। और शाहज़ेब और माया एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम ऑब्वियसली हमारी हाईलाइट्स, हमारा सेगमेंट सुबनामा। अगर बात ये करें शाहज़ेब तो अप्रैल जो है ना, यानी कि अप्रैल, रमज़ान और मुबारक बाबरकत महीना, रहमतों का, बरकतों का, आसमान से जो है वो हर तरह से जो है आसानियां ही आसानियां। लेकिन इन तमाम, कहते हैं ना, हर चीज़ में कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर होता है। और इस चैलेंज को मैं अपने अंदाज में कहूँगी, इसकी टोटल जिम्मेदारी मेरी है जो मैं कह रही हूँ कि अप्रैल माँ बाप के हवाले से बहुत भारी रहा। पहले 16, फिर 20 और फिर 22। 16 को दुआ जहरा, 20 को निमरा काजमी और 22 को दीना। ये अप्रैल माँ बाप ने नहीं सोचा होगा कि उनके ऊपर कयामत की तरह जो है वो टूटेगा, या वो माँ बाप जिन्होंने माँ बाप को देखकर या एक और बच्ची को देखकर, क्योंकि हम सब बहन बेटियों वाले हैं ना, हम सबके घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, और हम दुख रखते हैं, अल्लाह से डरते हैं, तो सब खौफजदा, बड़ा खौफ का आलम है। मैं समझती हूँ अभी हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अली भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी एक बात, जुमला जो उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है, ये सिचुएशन बड़ी फिक्रमंदाना है, ये वक्त फिक्र करने का है। बच्चियां इस तरह सिचुएशंस में नजर आ रही हैं, एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और न जाने और कौन कौन सी बच्चियां इस तरह के जो है ना सिचुएशन में एक ही नौयत के जो केसेस अब अचानक सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि ये केसेस पहले भी एग्जिस्ट कर रहे हो, अगर हाईलाइट भी हो रहे हैं अब, तो ये क्यों हो रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है कि तमाम बच्चियां घर से भागकर इस तरीके से शादी क्यों कर रही हैं। खैर सवाल तो बहुत सारे जन्म लेते हैं। निकाह नामे सामने आ गए हैं, इनकी वीडियो मैसेजेस सामने आ गए हैं, और वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं। वीडियोस में कहा जा रहा है, जैसे कि ये इंकशाफ हुआ है कि पंजाब में मौजूद हैं ये तीनों बच्चियां, और कराची से लापता हुई थी तीनों ये बच्चियां। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तीनों में एक बात मुश्तरका ये है कि गायब होने के बाद उनके निकाहनामे सामने आ गए हैं, और निकाहनामे तीनों के सामने आ गए हैं, और वीडियो लिंक्स भी के भी अब हम वही से कर रहे हैं। लेकिन साथ में एक बात भी कि बकिया जो दो, दुआ जहरा और निमरा शाहज़ेब, वो उनके माँ बाप ने कहा है कि भाई वो 14 साल या मतलब कम है उनकी उम्र, वो 18 साल की नहीं है। जबकि दीना की अगर बात करें जो सोल्जर बाजार से जो है वो 22 अप्रैल की शाम 5 बजे से लापता थी, उनकी उम्र जो 25 साल बताई जा रही है कि वो 25 बरस की थी। लेकिन लड़की के वालिदैन ने बेटी के अगवा की तरह दरखास्त दी, जैसे कि बकिया दो बच्चियों की भी माँ बाप ने, और सऊदाबाद से लापता निमरा काजमी की भी का एतराफ जो है वो अपने उसमें वीडियो में कर रही हैं। निमरा कहना है किसी ने अगवा नहीं किया, शौहर के साथ खुश हूँ, नजीब शाहरुख से मर्जी से शादी की है। निमरा ने कहा इस पर प्रोग्राम में आगे चल के डेफिनेटली हम बात करेंगे। साथ में आज दुआ ज़हरा को थाने पेश करके बयान भी लिया जाएगा, इस हवाले से भी ये खबर सामने आ रही है। इसके अलावा कल जिस बच्ची दीना के लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही थी, और उसका भी निकाह नामा सामने आया है, पूरा सामने आया है ऑब्वियसली। लेकिन साथ साथ एक बात और भी मैं कहना चाहूंगी, अगेन विद माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम हर चीज के बारे में सुन के ना बहुत अग्रेसिव होके और फौरन इम्पल्सिव होके और फौरन रिएक्शन दे देते हैं। हज़रत अली का कौल है, बहुत गुस्से में कोई फैसला नहीं करो, बहुत खुशी में कोई वादा नहीं करो, पहले सिचुएशन को देखो, परखो और तोलो, उसके बाद हम कोई, हमने फौरन जो है ना, हम जज्बात में आके कभी ये बोल देते, कभी हमें नहीं पता सिचुएशन क्या है, हम हर मामले में इम्पल्सिवनेस का मुजाहरा करते हैं। और अगर इम्पल्सिवनेस की बात करें तो सियासी मैदान में भी बहुत इम्पल्सिवनेस नजर आ रही है। तो अगर उसकी बात करें, मुल्क में एक बार फिर जो है वो धरना जो है वो उसकी एक आवाज आई है, और वो है पीटीआई का, जो कि इस्लामाबाद, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था ना शाहज़ेब पिछले हफ्ते भी कि अब इस्लामाबाद को बहुत जल्द इस्लामाबाद से आवाज दूंगा, तो मेरा ख्याल है वो आवाज जो है वो आवाम तक बिल्कुल एक बार फिर इस्लामाबाद में धरना करने का ऐलान कर दिया है इमरान खान साहब ने। कहा इलेक्शन का ऐलान होने तक इस्लामाबाद में ही रहेंगे, यानी कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता जब तक इस्लामाबाद में रुका जाएगा। यानी कि ये तो मुझे फिर वही वक्त याद आ रहा है, धरने के दिन याद आ रहे हैं कि क्या एक बार फिर इमरान खान साहब उसी तरीके से धरना देने जा रहे हैं जैसे पहले दिया गया था, और बहुत देर तक दिया गया था वहां पर। कई मेरे ख्याल में कितने दिन वहां बैठे थे, 124 दिन, 124 दिन, 124 डेज, और रोज का यही था कि बस हम देख रहे थे कि अब क्या हो रहा है, अवाम वहां बैठी हुई है, और अब जो है हमने बारिशें भी देखी, तूफान भी देखे, ठंड भी थी, अब गर्मी बहुत ज्यादा है, सुना है हीट वेव बड़ी शदीद आने वाली है। सुना है कि आज से 27 तारीख से 6 या 7 मई तक शदीद जो है वो गर्मी का भी जो है वो एक खदशा है होने का।
लेकिन साथ साथ अगर आगे बढ़े सुबनामा में तो वजीर आजम पूरी इत्तेहादी हुकूमत को सऊदी अरब ले जाएंगे, जो कि कल शाहजेब और मैं डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से। शहबाज शरीफ के हमरा 71 रुकनी वफद जो है वो 27 से 29 अप्रैल तक जो है वो दौरा करेगा। मरीम नवाज समेत खानदान के 16 अफराद शामिल है जी, क्योंकि ECL से सबके ऑब्वियसली काफी लोगों के नाम निकल गए, तो वो भी निकलेंगे। फजल रहमान साहब, इससे मैंने कहा था, यानी कि मेरी खबर पक्की थी भाई, आपकी बड़ी पक्की खबरें आ रही हैं। पक्की खबर ये थी कि फजल रहमान साहब, राहुल भुट्टो, अख्तर मेंगल, आमिर बूती, खालिद मकबूल भी साथ जाएंगे। इस उनका जो प्लान है सऊदी अरब जाने का जो ट्रिप है। साबिक वजीर आजम जो है नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी हो गया है ऑब्वियसली उनका जी, और ये पासपोर्ट जो है ना ये 10 साल तक की वैलिडिटी के साथ आ रहा है। बिल्कुल, पासपोर्ट उनको जारी हो गया है, साथ में उनका 27 रमजान मुबारक की शब सऊदी अरब जाने का भी इम्कान है। और साबिक वज़ीर आज़म को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी नहीं किया गया, हंगामी बुनियादों पर आम पासपोर्ट 10 साल के लिए उनको जारी हुआ है, लेकिन 10 साल के लिए वैलिड है, तो अब वो ट्रैवल भी कर सकते हैं। मुल्क में तवानाई का बहरान भी संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रहा है, जैसे कि हम आपको अपडेट भी कर चुके हैं। इस पर गुज़िश्ता रोज भी हमने आपको बताया था कि बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 7,468 मेगावाट तक पहुंच गया है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं मुल्क के बड़े शहरों में 10-10 घंटे 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। देही इलाकों में 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और ये लोड शेडिंग मजीद बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शदीद गर्मी बढ़ती जा रही है, शिद्दत आ रही है गर्मी में, ऐसी लोड शेडिंग में भी शिद्दत आ रही है, और लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि रमजान भी है, रोजे भी हैं और गर्मी भी। अल्लाह रहम करे, जब शदीद सर्दी होती है तब लोड शेडिंग हो रही है, जब शदीद गर्मी होती है तब गैस की लोड शेडिंग उरूज पर होती है। गैस की लोड शेडिंग उरूज पर होती है। लोगों को ना मतलब बिजली वैसी महंगी होगी, पर यूनिट वैसी पैसे इजाफा होते रहते हैं, फिर उसके बाद आवाम कहती है ना बिजली हीटर चलाओ, ना गैस तो आई नहीं, तो फिर अब क्या करें। और बेहतरी का भी कोई खास इम्कान नजर नहीं आ रहा, जिस तरीके से हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं। LNG और फर्नेस ऑयल की अदम फराहमी के बायस रवा माह भी सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं हो सकती। साथ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान खान हुकूमत को करार दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या सिर्फ जिम्मेदारी ठहराया जाएगा, ये इसके हवाले से कोई इकदाम ऐसे उठाए जाएंगे कि लोगों को इससे निजात मिल सके और लोग इस परेशानी में जो मुब्तला है इससे बाहर आ सके इस लोड शेडिंग की वजह से। शाहजेब, डू यू थिंक कि हमें जब अब हमारी जिम्मेदारी ना शाहजेब और माया कर रहे हैं ना मॉर्निंग शो, अगर कोई इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश है, जो कि हमेशा रहती है ना इंप्रूवमेंट्स का मार्जिन, हम कभी भी साबका टीम को नहीं कह सकते जी उन्होंने ये किया तो ये गलती थी तो ये हम अब सही कर रहे हैं। ऐसा मेरा ख्याल ही, मेरा टेक अवे है कि अब अगर कोई भी नई लोग आते हैं, नई हुकूमत आती है, तो उनको ही मैं नजरिया आम इंसान हूं कि भाई उनको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अपने इकदाम को देखना चाहिए, अपनी इम्प्लीमेंटेशन और अपने किए हुए प्रॉमिस को फुलफिल करना चाहिए, ना कि जो पिछली हुकूमत आपको हुकूमत थी उसको इल्जाम जो है वो ठहराना शुरू कर दें, बिकॉज यू विल नेवर गेन एनीथिंग बाय ब्लेमिंग अदर्स। एंड अपना एक आई थिंक एक ओनरशिप होती है। पेट्रोल डीजल और बिजली महंगी होगी, पाकिस्तान ने IMF का मुतालबा मान लिया। IMF से मुस्बत जो है वो इशारे मिलते ही रुपया तगड़ा होने लगा। लेकिन ये खबर कितनी खतरनाक है कि खैर मानने तो थे ही, अब IMF के तमाम मुतालबात जो है वो हमने मान लिए, और इसको मानने का मतलब है कि डीजल, बिजली, पेट्रोल ये सब कुछ महंगा होने जा रहा है। और साथ में अगर इंटरबैंक में देखें डॉलर 75 पैसे सस्ता हुआ है, 186 रुपए का हो गया है, तो रुपए की कदर में थोड़ी सी बेहतरी आई है। लेकिन प्रोग्राम में आगे चलकर इससे बात करेंगे कि क्या बहुत थोड़ी सी इतनी सी कर लें, लेकिन ये जो कदर बेहतर हुई है, आगे चलकर इस पर तफसीली बात करेंगे कि IMF की सख्त शराइत मानने के बाद मुल्क में महंगाई कितनी बढ़ने वाली है, पेट्रोल कितना महंगा होने वाला है, बिजली कितनी महंगी होने वाली है। क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्या हम पहला सेगमेंट क्या इस हवाले से कर सकते हैं कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, और क्या अगर आप चेंजेस कर सकते हैं थोड़ी सी, तो अगर मैं मना करूंगा तो आप नहीं करेंगे? नहीं, मैं चुप हो जाऊंगी, मैं आम को बेचारी मासूम नहीं, हम IMF पे बिल्कुल माया सही करिए, IMF पे सबसे पहले बात करेंगे और IMF की शराइत पर बात करेंगे। क्या इन शराइत से जो कि हमने अब कबूल कर ली है, उनके तमाम मुतालबात कबूल कर लिए हैं, इसके बाद पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है, जो IMF ने अपने मुतालबात सामने रखे थे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ्द और IMF हुकाम के मुज़ाकरात का जो एलामिया है वो भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सब्सिडीज मरहलावार खत्म करने पर भी इत्तफाक हो चुका है। यानी कि जो सब्सिडीज अब तक हमें मिल रही थी, चाहे वो पेट्रोल डीजल पे मिल रही हो या बिजली पे मिल रही हो, तमाम सब्सिडीज अब मरहलावार खत्म कर दी जाएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट और सेहत कार्ड की सहूलत जो है बरकरार रहेगी, क्योंकि हमें पिछले हफ्ते आने से जब ये नई हुकूमत आ रही थी, पुरानी हुकूमत जा रही थी, और बीच में खला था जो कोई पुर नहीं कर रहा था, तब हमने सवाल किया था कि भाई ये क्या होगा कि सेहत कार्ड कंटिन्यू होगा नहीं होगा। तो ये इट्स अ गुड न्यूज कि वो बरकरार रहेगी, लोगों का इलाज होता रहेगा, लोगों के लिए आसानी होती है। लेकिन जरा ने बताया कि IMF पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम में
1 साल की तौसी पर रजामंद है, जबकि $2 अरब इजाफी कर्ज मिलने का भी इम्कान है। मजीद कर्जा, मजीद कर्जा, मजीद कर्जा। लेकिन खैर इस कर्जे के बाद और ये $2 अरब मिलने के बाद जो हमारी माशी सूरत हाल है वो किस तरफ जाएगी, क्या रुपए की कदर में कोई बेहतरी आएगी, तो ये सब हमें जानना है। इस पर बात करने के लिए माशी तज्ज़ियाकार आबिद क़य्यूम सुलैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब को कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में सर, पाकिस्तान ने IMF का मुतालबा मान लिया है और खदशा ये इस वक्त है कि पेट्रोल, डीजल, बिजली, इन तमाम चीज़ों पर जो है वो खासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं इसमें अब इजाफा हो जाएगा, ये महंगी हो जाएंगी। तो क्या जो मौजूदा हालात हैं इसमें ये हुकूमत ने जो फैसला किया है ये दुरुस्त फैसला किया है आपके ख्याल में? जी, ये जाहिर है इससे थोड़ी सी सियासी साख तो मुतासर होगी हुकूमत की, लेकिन ये दुरुस्त मुतालबा है क्योंकि इस वक्त जो एनर्जी की कीमतें आलमी मंडी में रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद और रुपए की गिरती हुई कदर के बाद, तो ये अब सस्टेनेबल नहीं रहा सब्सिडी देना, क्योंकि सब्सिडी उस वक्त तक तो दी जा सकती थी जब कीमतें जो थी वो तकरीबन $80-90 पर बैरल की रेंज में थी, या रुपया जो था वो 175-170 रुपये पर डॉलर था। लेकिन जितनी तेज़ी के साथ पिछले महीने डेढ़ में रुपये ने अपनी कदर खोई है और जैसे आलमी मंडी में क्रूड की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो ये पेट्रोल और डीजल की कीमत को मेंटेन करना जो है वो मुआशी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे किसी भी हुकूमत के लिए शायद अब नामुमकिन हो गया था। क्या आपको लगता है सुहैल साहब के पेट्रोल, डीजल और बिजली की जो कीमतों में जो हुकूमत ने कितना इजाफा अभी प्लान है या कितना इजाफा वो करेंगे? एक तो ये कि कितना पड़ेगा अभी जरूरी, ये भी एक सवाल है, और सब्सिडी से कौमी खजाने को कितना नुकसान पहुंचा है उसके ऊपर भी जरा सा रोशन डालिएगा। देखिए, मसला इसमें जब हम नुकसान या फायदे की बात करते हैं तो जाहिर है कि अवाम को रिलीफ देना जो है वो एक तरफ जो आप उसका फिस्कल गैप यानी जो उसकी कॉस्ट आप रिकवर नहीं कर सके, या जब उस पर पेट्रोलियम लेवी नहीं ले सके या उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं ले रहे, तो जो रेवेन्यू में जाना था वो पैसा, वो नुकसान। दूसरी तरफ तो शायद उस तरीके से नफ़ा नुकसान मापना जो है वो मुश्किल बात है, लेकिन तकरीबन इस वक्त हुकूमत को आज के रेट के हिसाब से देखें तो 2 अरब रुपए रोज़ाना के हिसाब से सब्सिडी जो है वो देना पड़ रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, जो कि महीने का तकरीबन 60 अरब रुपया बनता है। जब रिलीफ पैकेज दिया गया था फरवरी को, उस वक्त कीमतों के हिसाब से लग ये रहा था कि तकरीबन ये 35 अरब रुपए लगभग महीने के पड़ेंगे, लेकिन ये तकरीबन 60 अरब रुपए से एक्सीड कर रहा है इस वक्त। तो जो आप एक तो सब्सिडी देना, दूसरा वो जो लेवी और जो एक्साइज ड्यूटीज उस पर जो सेल्स टैक्स है जो कि जाना चाहिए कौमी खजाने में, उसका ना जाना, तो ये दो तरह के नुकसान जो हैं वो मुआशी लिहाज से हुकूमत को हो रहे थे। लेकिन आबिद साहब, यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस तरीके से बात ये की जा रही है कि मरहलावार सब्सिडीज को खत्म किया जाएगा, तो कौन सी चीजों पर पहले सब्सिडीज खत्म की जा रही हैं? देखिए, जो 2-3 सब्सिडीज जो कि फौरी तौर पर खत्म होंगी, पेट्रोल की जो कीमत है उसको पास ऑन ग्रेजुअली किया जाएगा। इसी तरह से डीजल की कीमत जो है उसको पास ऑन किया जाएगा। पेट्रोल पे शुमीद ये है जो आपने भी पिछला सवाल किया था, तो शायद कोई उस पर 15 से 20 रुपए लीटर का इजाफा मुतवक्को है। डीजल जो है वो कोई 40 से 50 रुपए पर लीटर का इजाफा मुतवक्को है। अब ये हुकूमत कितना कुशन लेती है, क्या इसको 10-10 रुपए करके बढ़ाती है या एकदम से बढ़ाना पड़ता है, तो ये देखना होगा जब मुआशी टीम वापस आती है वाशिंगटन से, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर बता सकें कि वो किस तरीके से इसको बढ़ा सकेंगे। लेकिन ये जो एनर्जी की सब्सिडीज थी इनको वापस लेना होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे जो सब्सिडी थी उसको वापस लेना पड़ेगा। तो मेनली जो एनर्जी की सब्सिडीज हैं उसको हुकूमत को वापस लेना होगा।
लेकिन सुरई साहब, सब्सिडीज जो हैं वो खत्म हो रही हैं, दाम बढ़ाने पर गौर हो रहा है साथ में। अब इन सारी सिचुएशन में क्या लगता है जो वफाकी बजट होगा वो अवाम के ऊपर मजीद एक प्रेशर बनकर आएगा, एक मजीद जो है वो बोझ डाल सकता है? ये काफी टफ बजट होगा नई हुकूमत के लिए, क्योंकि अगर उनको IMF का प्रोग्राम जो है जो कि वो इस वक्त डील एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका हुजम भी $2 अरब से बढ़ जाए और ज़्यादा हो जाए, यानी अभी IMF ने $3 अरब जो थे वो पाकिस्तान को बकाया किस्तें देनी थी, अब उसमें $2 अरब का अगर मजीद इजाफा हो जाता है तो हम $5 अरब की बात कर रहे हैं कि $5 अरब और वो उसका जो ड्यूरेशन है वो भी 1 साल बढ़ जाए, 9 महीने से 1 साल। तो ये सारा करने के लिए जो प्रायर कंडीशन होगी वो वफाकी बजट होगा, और IMF ये देखना चाहेगा कि किस तरीके से एनर्जी सेक्टर डेट का खात्मा किया जाता है उस बजट में, और किस तरीके से नए टैक्सेस जो हैं, रेवेन्यू जनरेशन मैकेनिज्म जो है वो क्या लिए जाते हैं। तो यकीनन ये एक चैलेंजिंग बजट होगा आवाम के लिए भी और हुकूमत के लिए भी, जो कि बजट बनाने जा रही है। और साथ में जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, हमें मालूम है जो खबरें सामने आ रही हैं कि $2 अरब कर्ज मिलने का इम्कान भी है आबिद साहब, तो क्या फिर सवाल ये भी है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान को इस कर्ज की जरूरत है, क्योंकि फिर तो मजीद बोझ पड़ेगा हमारी मईशत पर? ये बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं जो हमने बैरून ममालिक को अदायगियाँ करनी है, तो सिर्फ इस माली साल के लिए, रवा माली साल के लिए अभी पाकिस्तान को तकरीबन $12 बिलियन के गैप का सामना है, जो कि फौरी तौर पे पाकिस्तान को अरेंज करना है। और इसी तरह से अगले माली साल में भी ये जो है रकम ये बढ़ के को $35 से $40 बिलियन तक हो सकती है। ये क्यों हो रही है? ये चूँकि हमारी इम्पोर्ट्स एक रिकॉर्ड लेवल पे हैं, रिकॉर्ड हाई है, कमोडिटी मार्केट में इनकी कीमतें हाईएस्ट हैं, एनर्जी की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं और हमारी एक्सपोर्ट कम है। तो वो जो डॉलर का गैप है, डॉलर आने और डॉलर जो हमने अदा करने हैं, तो वो गैप का कहीं से तो पूरा करना है। तो अगर एक्सपोर्ट से वो गैप पूरा नहीं हो रहा तो फिर जाहिर है कि हमें उसके लिए उधार लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, और वो कर्ज IMF से मिलता है, और IMF जब कर्ज देता है तो फिर बाकी जो लेंडर हैं, वर्ल्ड बैंक और ADB वगैरह, वो भी कर्ज देते हैं। तो पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में रहना पाकिस्तान की मजबूरी है। साहब, एक कर्ज उतारने के लिए हमें नया कर्ज लेना पड़ा। थोड़ी देर पहली शादी पर मैं ये बात कर रहे थे कि मजीद कर्ज जो है वो हमारे ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन कर्ज पर कर्ज मुल्क की माइशत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? आई नो इट इज, बट आप जरा अच्छे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। हाँ, ये बदकिस्मती से पाकिस्तान एक विशेष साइकिल में है, जिसमें कर्ज जो है उतारने के लिए मजीद कर्जे जो है वो लेना पड़ते हैं, और ये तभी ये साइकिल टूट सकता है जबकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस काबिल हो जाएं कि हम अपने इम्पोर्ट के बिल एक्सपोर्ट करके अदा कर सकें। देखिए, 4 तरीके होते हैं जो डॉलर आने के किसी मुल्क में, उसमें एक्सपोर्ट अर्निंग है, उसमें रेमिटेंसेज हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट है और उसमें कर्ज है। और 4 तरीके से ही डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाता है। जब हम अपना कर्ज़ों की अदायगी करते हैं, जब हम अपने इंपोर्ट्स की अदायगी करते हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है वो अपना डिविडेंड बाहर लेके जाते हैं, और जब हमें कर्ज़ों की अदायगी जो है वो करना होती है, और जो नॉन लोन जो हम अखराजात बाहर करते हैं, जैसे लोग हज उम्रा पे चले गए, बच्चों को पढ़ने भेज दिया वगैरह, तो जाहिर है कि अगर आपका इनफ्लो जो है वो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो उस इनफ्लो को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है और फिर उस कर्ज पे सूद देना होता है। तो ये हुकूमत दर हुकूमत कर्ज की जो मिकदार है वो बढ़ती चली जाती है। आबिद साहब, फिर आखिर में मेरे ख्याल में हम यही सवाल कर सकते हैं कि फिर पाकिस्तान को इस IMF प्रोग्राम से छुटकारा कैसे मिल सकता है? फिर तो हम एक IMF प्रोग्राम के बाद दूसरा IMF प्रोग्राम में चले जाएंगे हमेशा। देखिए, शायद मुस्तकबिल करीब में नहीं, लेकिन जाहिर है कि उसको छुटकारा पाने के लिए हमें डॉलर इनफ्लो बढ़ाना है, अपने अखराजात कट करने हैं, जो चादर के मुताबिक पाँव फैलाना है, और जो अपनी आमदनी के ज़राए जो हैं वो बढ़ाने हैं।
अब चादर बाज़ का बिल्कुल। बहुत छोटी हो जाती है, यानी जैसे आजकल है कि अगर एनर्जी बढ़ की जाते हैं कीमतें हमारे। पिछले साल से दुगनी हो गई हैं तो हमें जाहिर है कि एनर्जी चाहिए मुल्क के लिए। अगर रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है तो एनर्जी तो इम्पोर्ट करनी है, तो वो उसके लिए सही फिर बात हमें अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ानी होंगी और अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के मौके जो हैं वो पैदा करने होंगे, जिसके लिए एक ज़रूरी शर्त जो है वो सियासी इस्तेहकाम है। अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करने नहीं आएगा, और अगर यही हालात रहते हैं तो फिर ज़ाहिर है आपकी एक्सपोर्ट जो है वो भी मुतासर होती है, तो मुल्क को यकीन मजबूरन IMF के पास ही जाना होगा। थैंक यू। बिल्कुल, मजबूरन IMF के पास हमें फिर जाना ही पड़ता है। मुआशी तज्ज़ियाकार आबिद क़य्यूम सुलैही साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि कुछ भी कर लें हम, इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, या तो हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लें, इम्पोर्ट्स कम करें, अपने मुल्क को संभाल लें इस तरीके से, या फिर हमें IMF प्रोग्राम के पास जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोग्राम के शुरू में हमने आपसे जिक्र किया था जो कराची से बच्चियां लापता हुई हैं और कुछ टाइम के बाद पता चला कि उनके निकाहनामे बाहर आ गए हैं, सामने आ गए हैं। ये सारा माजरा क्या है, ये दरअसल क्यों हो रहा है, नजरिया क्या है, इस वक्फे के बाद रहेगा। हमारे साथ इससे बात करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। ब्रेक से पहले माया जिक्र कर रही थी दुआ ज़हरा के केस का, और इसमें एक अपडेट आई है, एक ड्रामाई मोड़ आया है इस गुमशुदगी केस में। दुआ ज़हरा ने लाहौर की सेशन अदालत में वालिद के खिलाफ दावा दायर कर दिया है, और जिसमें शादी के बाद वालिद पर लाहौर में वाक़े घर में घुसने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है। 18 अप्रैल को वालिद मेहदी काज़मी और कज़न ज़ैनुल आबदीन अचानक घर में घुस आए। लेकिन ये क्या माजरा है, ये जानेंगे जो हमारे नुमाइंदे हैं शकील सईद उनसे। शकील, बताइएगा जो जिस किस्म की अपडेट्स आ रही हैं, ये मामला किस तरफ जा रहा है, इसमें पुलिस का क्या कहना है, या आपका किसी से रब्ता हुआ है अब तक की, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, दुआ ज़हरा ने लाहौर की सेशन अदालत में वालिद के खिलाफ जो है वो दावा दायर कर दिया है, और अदालत ने भी जो है दुआ ज़हरा को हरासा करने से रोक दिया है और उसको हिफाजत और इसकी हिफाजत जो है वो यकीनी बनाने की जो है वो हदायत की है। दुआ ज़हरा ने शादी के बाद वालिद पर लाहौर में वाक़या घर में घुसने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया है। दुआ ने वालिद और कज़न पर अगवा करने की कोशिश का इल्ज़ाम भी जो है वो लगाया है। दुआ ज़हरा का कहना है कि वालिद मेरे कज़न ज़ैनुल आबदीन से जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, अपने हामन के साथ हंसी खुशी रह रही हूँ। 18 अप्रैल को वालिद मेहदी काज़मी और कज़न ज़ैनुल आबदीन अचानक घर में घुस आए। वालिद और कज़न ने मुझे और मेरे हामन को साथ गालम गलोच की और धमकियां दी। दुआ ज़हरा का कहना है अपनी दरखास्त में कि वालिद और कज़न ने मुझे मेरे घर से अगवा करने की कोशिश भी की। अहले मोहल्ला के जमा होने पर दोनों की कोशिश कामयाब जो है वो ना हो सकी। अपनी पसंद से शादी की है, हामद के साथ रहना चाहती हूँ। दुआ ज़हरा ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत वालिद और कज़न को हरासा करने से रोकने का जो है वो हुक्म जारी करे। अदालत ने दुआ ज़हरा को जो है वो हरासा करने से रोक दिया और इसको हिफाजत जो है वो यकीनी बनाने की जो है वो हदायत की। इस हवाले से दुआ ज़हरा ने अपना जो है वो वीडियो बयान भी जो है ना वो भी जारी कर दिया है। जी वीडियो बयान भी जारी हो गया है। अच्छा, मैं शकील साहब आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ कि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर के। अगर हम दुआ ज़हरा के हवाले से बात करें, मुझे नहीं पता आपको इस बारे में थोड़ा सा डिटेल पता है कि नहीं, लेकिन उनके जाने के डेट वगैरह तो फिर भी मैच होते हैं, लेकिन इस तरह दीना के तो मैच नहीं हो रहे। वो एक के उनकी खबर आई है एक जगह कि वो 22 को गई है, लेकिन इन हवाले से जो इनका जो है दुआ ज़हरा का कि इस हवाले से कि अब अगर उन्होंने इस तरह का अगर फाइल कर दिया अपने वालिद साहब के खिलाफ, तो बेसिकली क्या आसपास की क्या आपको रिएक्शंस कुछ मिल रहे हैं आम लोगों के, फैमिलीज के, व्हाट आर दे थिंकिंग? अदालत ने जो आर्डर जारी कर दिया है और साथ पुलिस को भी प्रोटेक्शन का हुक्म दिया है और साथ ये भी हदायत की है कि जो है दुआ ज़हरा को हरासा ना किया जाए। और जो दुआ ज़हरा ने जो अपना बयान दिया है अदालत में, उसने कहा है कि मैं बालग हूँ और 18 साल मेरी उम्र है। इस पर भी जो है वो अब चूंकि अदालत की वो प्रोटेक्शन में है, उसके खिलाफ जो है वो कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो
सकती। अगर वो नाबालिग होती तो फिर शायद पुलिस जो है वो उनको वो लेकर उनके वालिद के हवाले कर देती, और उस पर अदालत भी जो है वो इस मामले में नाबालिग बच्चियों को वालिदैन के हवाले जो है वो करती हैं। सेशन अदालत ने दुआ ज़हरा को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म दे दिया है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए और उसके बाद जो सेशन अदालत है उन्होंने वालिद और कज़न को हिरासत करने से रोकने का हुक्म दिया है। बहुत शुक्रिया। शकील सईद हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे। जो तफसील इस वक्त जो एक ड्रामाई मोड़ सामने आया है दुआ ज़हरा केस में, इस गुमशुदगी केस में, उस हवाले से अपडेट कर रहे थे। लेकिन इस मामले पर बात करना माया बड़ा ज़रूरी है कि ये जो पूरा मामला है ये बेसिकली है क्या, और इसी पर बात करने के लिए हमारे नफ्सियात डॉक्टर मुइज़ ने हमें ज्वाइन किया है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कहूँ क्या कहूँ, अल्लाह पाक खैर आफियत के मामला फरमाए और सबकी चादरें और इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। डॉक्टर साहब, बच्चों में ये जो रुझान है, ऑब्वियसली सबको अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा पूरा हक है, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे बिल्कुल वो नहीं है जो पहले ही सोचा था, लेकिन पहला सवाल ये है कि ये माशरा किस तरफ जा रहा है। अलार्मिंग है, लेकिन ये माशरा किस तरफ जा रहा है? जी डॉक्टर साहब। देखिए, हो ये रहा है कि हमारी तरजीहात बहैसियत पेरेंट्स या घर में रहने वाले अफराद बड़ी चेंज हो गई है। हमारे यहाँ पहले अपने बच्चों पे एक नज़र रखी जाती थी, बच्चों का ख्याल रखा जाता था, बच्चों के साथ इस किस्म का ताल्लुक था कि बच्चा कोई ऐसा काम करने से पहले 10 मरतबा सोचे। बहुत कम होता था तो हमेशा से होता रहा, मगर इस तरह नहीं होता था। ये ट्रेंड बड़ा अजीब और गरीब है। उसके ऊपर कल हमारे से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बड़ी चल रही है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि माँ बाप की तवज्जो अपने बच्चों पे नहीं है। ज़ाहिर है जिंदगी शायद बड़ी रफ्तार तेज हो गई है, माँ अपने ड्रामों में बिजी है, बहुत सारी चीज़ों में बिजी है, वालिद घर से बाहर जाता कमा के लाता है। वो जो वक्त बच्चों की निगहदाश्त, तरबियत, उस पे जो सर्फ होना था वो नहीं है। अच्छा, बच्चा स्कूल में क्या करता है? दूसरी अहम चीज जिसने बर्बाद कर रही है हमारी यूथ को, वो सोशल मीडिया है। देखिए, सोशल मीडिया के फायदा भी बहुत है, मैं बिल्कुल एतराफ करता हूँ। इसी तरह आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत फायदा है, मगर उसका एक वो मनफी वैल्यू ये है कि बच्चा अगर कोई ऐसी चीज देखता है जो माँ बाप को नहीं पता क्या देख रहा है, अपने मोबाइल फोन पे या अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे जो भी देख रहा है, उससे उसका जहन के अंदर तब्दीली आती है, सोच में तब्दीली आती है। जब सोच में तब्दीली आती है तो जज्बात जो है ना वो तब्दील होना शुरू होते हैं, और उसमें फिर इंसान को जैसे फैसले करता है, और इवेंचुअली आगे जाके फैसले नुकसानदेह इसलिए होते हैं कि जब एक बच्ची अपना घर छोड़ देती है, माँ बाप से, माँ बाप को नाराज करके छोड़ती है, तो अक्सर देखा गया है कि उसकी वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। और डॉक्टर साहब, बात इस नैच पर पहुंची कैसे, मेरे ख्याल में इस पर भी बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं दुआ ज़हरा की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं और जो इल्ज़ामात वो लगा रही हैं अपने वालिद पर और अपने कज़न पर, ख़ास तौर पर कि वो हिरासा भी कर रहे हैं अब, और वो मुझे फोर्स भी कर रहे थे पहले कि अपने कज़न से शादी कर लो, उसके बाद मैंने ये फैसला किया। तो ये तमाम बातें देखने के बाद आप समझते हैं कहीं ना कहीं बेसिकली जो जिम्मेदार हैं वो वालिदैन है कि वो इस इंतहाई कदम पर उसने ये फैसला कर लिया आने पर? देखिए, पहली तो बात थी कि हमने दुआ ये कह रही है कि ये हो रहा था, हकीकत का हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। इसका एक टेस्ट होता है जिसमें डिटरमिन होती है प्रिसाइसली बायोलॉजिक, वो टेस्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। सर्टिफिकेट में ना जाए उसकी एक्चुअल उम्र क्या है, वो एक टेस्ट होता है। अगर वो टेस्ट हो जाए तो उससे डिटरमिन हो जाएगा कि इसकी एक्चुअली बायोलॉजिकल या क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। दूसरा, लड़की अपनी तरफ से कह रही है, क्या पता माँ बाप ने सिर्फ कहा हो, कोई जबरदस्ती ना की हो। तो ये तो वर्जन बच्ची का ना, हमें ये नहीं पता, हमें देखना ही है कि ये जो ट्रेंड बढ़ रहा है कि इसमें लड़कियां घर छोड़ के जा रही है, भाग रही है घर से, ये क्यों हो रहा है? तो इसकी डेफिनेटली ये वजह है कि या तो वो जहन के अंदर वो बातें डाली जा रही है, बच्चे देख रहे हैं ऐसी चीजें जिससे जज्बात में हलचल होती है, ऐसे इकदाम करने की कोशिश की जाती है या सोचा जा सकता है। एक तो ये है स्टिमुलस मिल रहा है, दूसरा माँ बाप की तरफ से तवज्जो खासकर बच्चियों पे देना बहुत जरूरी है। खासकर इन वाकयात के बाद माँ बाप को बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, अलर्ट रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने जो भी बात की ना, मुझे इससे जहन में एक और सवाल आया, और वो ये कि हो सकता है, वाकई में बिल्कुल हो सकता है कि वो अपनी तरफ से बोल रही हो, माँ बाप ने सिर्फ कहा हो, जबरदस्ती ना किया हो,
लेकिन मुझे हो सकता है कि ये बच्चों को और नई नस्ल को मेरी बात ना अच्छी लगे, लेकिन मेरा एक नज़रिया है, हो सकता है गलत भी हो, आप जरा रोशनी डालिएगा कि हो सकता है माँ बाप की तरफ से एक बहुत ही कंफर्ट जोन हो कि भाई हम चाहते हैं तुम्हारी शादी फलां फलां जगह हो जाए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ थ्रिल, वो चाहे कहीं से भी इन्फ्लुएंस्ड हो, द सेंस एंड द फीलिंग ऑफ हैविंग द एडवेंचर इन योर लाइफ, शायद वो चीज जो है वो इस तरह की चीजों के हम ये करते हैं, हम यूं कर लेते हैं, हम माँ बाप के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, हम ये भाग के शादी कर लेते हैं, एक थ्रिल जो है वो एक एक्साइट कर देती है, हालांकि हो सकता है इतना बुरा हाल ना हो। सो डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस? डेफिनेटली ये जो डेयर वाला कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से, मुझे बताइए। अरे ना माशरे में आपको रोड पे तो नहीं नजर आता, ये डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन चीजों से आता है ये। तो मैंने आपसे पहली दफा कहा काश हम इस बात को समझे, इसकी बड़ी गहराई है। 70% इंफॉर्मेशन मालूमात जो आती है बैरूनी दुनिया से वो आंख देखती है, तो इसका मतलब है आंख में आपका सोशल मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया और आपका प्रिंट मीडिया आ गया। उसके अलावा मार्केट में जाते हैं, बाजार में लोगों से मिलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। दूसरा 30% के करीब आता है सुनने से। तो जब आप देखेंगे एक चीज होते होते बार बार, तो इवेंचुअली वो आपकी सोच में तब्दीली आएगी और ऐसे नए ख्यालात, जैसे आपने कहा कि जी हम करते हैं एडवेंचर है, ये ख्याल पैदा होगा। तो जाहिर है जब ये ख्याल पैदा होगा तो आपके साथ जो दूसरे आपके कुलीग के बच्चे हैं वो भी ये चीजें देख रहे हैं, उनमें से कोई आपको पुश करता है, मोटिवेट कर, चलो यार करते हैं, एंड दिस कैन हैपन। तो करना क्या करना है कि हम इस पे बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि सोशल मीडिया का अपना एक बहुत ही मुस्बत पहलू भी है, बहुत कमाल की चीज है, इलेक्ट्रॉनिक को भी नहीं लगा सकते। और हमें करना क्या है, हमें करना है कि हमने अपने बच्चों को देखना है कि हमारा बच्चा कौन सी चीज देख रहा है, उसकी गुफ्तगू से बात दफा चेंजेस, जब ऐसी चीजें बाद में चेंजेस आएंगे, माँ बाप को वो नोट करना है। खासतौर पर डॉक्टर साहब इस एज में बच्चों की ज़हनी कैफियत होती क्या है? जी बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, देखिए 14 इयर्स की एज के बाद है ना, बच्चा अपनी शनाख्त ढूंढ रहा होता है, यानी दुनिया में एक जगह बना रहा होता है। अब उसे आप ये नहीं कहते तुम ये कपड़े पहनो, वो कहेगी नहीं मुझे तो ये पसंद है, मेरे दोस्त तो ये, वो सोशल लाइफ में भी और टोटल मतलब अपनी जिंदगी का एक मकसद ढूंढने लगता है। मकसद से मेरी मुराद वो रूहानी मकसद नहीं, मगर एक यहाँ प्लान करता है कि मैंने आगे क्या करना है, मेरे दोस्त कौन सा करियर चूज कर रहे हैं, तो ये वो फाइल किया है, मैं क्या करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये खतरनाक एज। इस एज पे नजर रखी होगी माँ बाप को बहुत ज्यादा। अगर तो इस पे नजर ना रखी तो आपको नहीं पता कि वो कौन सा बीज आपके बच्चे के जरखे जमीन, जहन की जमीन में डाला गया है, जो आगे जाके क्या तो कांटे निकलेंगे या फूल निकलेंगे। तो हमें बड़ा इसके ऊपर बड़ी अपने टॉपिक लेके आए, इसको बार बार डिस्कस किया करे, हर हफ्ते महीना एक दफा इस पे बात किया करे। माँ बाप देखते कब पैदा हो गए, कुछ करो भाई, अपने बच्चियों पे नजर रखो। और दूसरी चीज, हम जाते शादी जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपका दीन उसको हक दे रहा है बेटी को कि वो अपनी मर्जी का शौहर चूज कर सकती है, हाँ या ना कर सकती है, तो आपने पैर तो जबरदस्ती नहीं करनी। और ये बच्चियां किस राह पे चल रही है, क्या हो रहा है माशरे में, मतलब समझ नहीं आ रहा। हमारा पूरा माशरे का जो फैब्रिक है वो बर्बाद हो चुका है और कई सालों से हो रहा है ये अमल। हमें दीमक जिस तरह लकड़ी को खत्म करती है ना, ये कई सालों से दीमक लगी थी और ना हमारे सियासतदानों ने देखा, ना हमारे रिफॉर्मिस्ट ने देखा, किसी ने नहीं देखा। हर कोई अपनी जिंदगी में या तो स्ट्रगल करके अपनी सर्वाइवल की कोशिश कर रहा है या फिर जिंदगी में मशगूल है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इवेंचुअली ये दीमक करते करते उस नहज पे पहुंच गई कि जहां आपकी बच्चियां घर छोड़ के जा रही है। ये देखिए इक्का दुक्का वाकया हर चीज एक्सट्रीमिज्म पे आ जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात काट रही हूँ, हर चीज एक्सट्रीमिज्म की तरफ आ जाता है। अब अगर इस तरह केसेस आए हैं तो माँ बाप जो हैं वो, जिनके शायद बच्चे इस तरफ होंगे भी नहीं, ना वो खेलते होंगे, ना वो फालतू चीजें देखते होंगे, लेकिन उनके ऊपर भी एक जबरदस्ती की सख्ती होना शुरू हो गई होगी। क्या सख्ती इलाज है, नजर इलाज है, कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा और बहुत कम के बीच में एक लकीर को मेंटेन करना है, क्या है? क्या सख्ती, किस तरह की सख्ती? बच्चे की सख्ती इस तरह से करे कि उसको जो अगर आपने कोई चीजें मुयस्सर करनी है उसको कंफर्ट जोन में ना जाने दें, या कंफर्ट जोन प्रोवाइड ना करे। अगर बच्चा कंफर्ट जोन का आदी है तो ये सख्ती होगी।
बिला वजह को ऐसी गालियां देना, बुरा भला कहना, उसकी इज्जत देना, उस मजरू करना, वो नहीं करें। तो एक तो ये कि उसको सख्ती बैलेंस में करनी चाहिए कि ठीक है तुम एक हफ्ते के लिए काम नहीं करोगे, तुम 2 दिन के लिए अपने दोस्तों से नहीं मिलोगे, दैट्स फाइनल, तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, इस तरह की कोई चीज। हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम माशरे में एक तबका ऐसा है, अल्लाह ने उनको बहुत दिए, वेल ऑफ लोग हैं, वहां बच्चों को बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रखा गया, और इस कंफर्ट जोन की वजह से उन बच्चों के अंदर ऐसे बिहेवियर पैदा हो गए कि अब वो कोई गलत भी करेंगे तो माँ बाप जो है वो कुछ नहीं कर सकते, वो अप्रूव करेंगे, डिसअप्रूव नहीं कर सकते। यानी उनको उनके बच्चों के पीछे चलना, ख्वाहिशात के पीछे चलना होगा, चाहे ख्वाहिशात गलत क्यों ना हो। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे इस मुल्क में उन लोगों को जो करता धरता है उनको ये बात समझानी होगी कि कोई शख्स टीवी पे आके जब कुछ बोलता है तो उसके अल्फाज और उसकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है, वो वाले बेहतर करते हैं, तो इसको चेंज कराने बिल्कुल। आपका कमेंट हमारे पास आया है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, ये जो पूरा मामला है इसमें जो पेरेंटल आपके रोल है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपने पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी निभानी है और किस तरीके से बच्चों को ये बात समझानी भी है कि वो इस किस्म के कदम ना उठाएं, इस नहज पर ना पहुंचें, और उसका एक तरीका है, वो तरीका हम सबको अपनाना होगा, खासतौर पर अपने छोटे बच्चों के साथ, उन तमाम बच्चों के साथ जिन पर हमें लगता भी है कि वो इस किस्म के जो कदम है वो उठा सकते हैं माया, उसको रोकने के लिए पेरेंट्स को किरदार अदा करना पड़ेगा। पता है ये सिचुएशन जब से सामने आना शुरू हुई है ना, जैसे मेरे पास मेरे दिमाग में तो बहुत सारी बातें ऑब्वियसली आती हैं, दिल में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं वो, और लेकिन वो बोली नहीं जा सकती, बहुत सारे सोच है जो बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती। तो मैं उस कश्मकश में हूँ कि या अल्लाह मैं इस चीज़ को कैसे समझूं कि इसका दरअसल एक्चुअल हल क्या है। क्या माँ बाप को इस्लाह की ज़रूरत है, या बच्चों को इस्लाह की ज़रूरत है, क्या माशरे को इस्लाह की ज़रूरत है, क्या हर एक को इस्लाह की ज़रूरत है अपने अपने एंड पर। क्योंकि ये कोई भी किसी भी एंड में जाके नुकसान माशरे का हो रहा है, नुकसान इज्जतों का हो रहा है, नुकसान सफेद पोशी का हो रहा है, नुकसान पर्दे का हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि इज्जतें कोर्ट में जा रही हैं, बाप के खिलाफ जो है वो हम वो कर रहे हैं, पर इल्जामात लग रहे हैं। एब्सोल्युटली। खैर ये इल्जामात क्यों लग रहे हैं, ये केस आहिस्ता आहिस्ता खुलता जाएगा, सामने आएंगी चीजें, और भी बहुत सारी सामने आएंगी चीजें यकीनी तौर पर। लेकिन इस पर हम बात भी कर लेते हैं, मजीद जो कानूनी इसके पहलू हैं वो क्या हैं। कानूनी माहिर एडवोकेट रमशा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमशा साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। जिस तरीके से हम ये पूरा केस देख रहे हैं दुआ ज़हरा वाला, और खैर इसमें अभी कुछ अपडेट्स भी आ रही हैं, लेकिन क्या घर वालों की गवाही या मौजूदगी के बगैर निकाह रजिस्टर्ड हो सकता है? कानून क्या कहता है इस पे? जी बेसिकली देखिए, हमारे पास 2 तरह के कानून हैं पाकिस्तान के अंदर। एक हमारा अपना शरई लॉ है और दूसरा लैंड ऑफ द लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, सॉरी। तो हमारे पार्लियामेंट ने कुछ कानून बनाए हुए हैं, कुछ कवानीन हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। शरई तौर पर तो कुरान बेसिकली कोई स्पेसिफाई एज नहीं करता, लेकिन स्कूल्स ऑफ थॉट्स ने ये कहा हुआ है कि बच्चे जो हैं जब एज ऑफ प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं, बालिग हो जाते हैं, तब उनकी शादी या उनका निकाह हो सकता है। अब हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक एक्ट है, चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। उसका सेक्शन 4 बेसिकली ये कहता है कि गार्डियन के बगैर एक लड़की की शादी नहीं हो सकती और रजिस्टर भी नहीं हो सकती, और लड़की की एज जब 16 हो जाती है तो उसके बाद गार्डियन अगर कंसेंट देता है तो फिर बच्चे की शादी हो भी सकती है और रजिस्टर भी हो सकती है। बट अब पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि वी हैव सीन गर्ल्स जो जाती हैं और जाके शादियां कर लेती हैं और वो अंडर एज होती हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो FIRs कटवाते हैं फिर लड़के पर, और फिर लड़के पे ब्लेम्स ये आते हैं कि उसने किडनैप किया, इंसाइट किया और फिर जिना के लिए उसको फोर्स किया। तो जब लड़की को कोर्ट में पेश करने का कहा जाता है, वो कोर्ट में आती है, कोर्ट में आके वो अपना बयान दे देती है कि नहीं, आई डिड इट विद माई ओन कंसेंट। तो उस पॉइंट पर कोर्ट के नॉट डू एनीथिंग, उस पॉइंट पर पेरेंट्स के नॉट डू एनीथिंग, जब वो अपनी कंसेंट का कह देती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पहले डिसाइड किया था, अब्दुल वहीद वर्सेस आसमा जहांगीर। तो उस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वली की कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो बेसिकली लॉ इस बात पर बहुत रिजिड भी है, कहीं पर फ्लेक्सिबल भी है। तो हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना नहीं आ रहा एट दिस पॉइंट। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने शरई लॉ को फॉलो करना है या हमने अपना लॉ ऑफ द लैंड जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाए हुए हैं उसको फॉलो करना है।
इसी तरीके से भी जो दुआ ज़हरा अच्छा। वाला वाकया हुआ है। जी जी रमशा, मेरे ज़हन में ये एक सवाल आ रहा था, वो ये कि उसने अपनी जो वीडियो है दुआ ज़हरी की, उसने कहा कि जी मैं बालिग हूँ और मुझे अपने घर में खुश रहने दिया जाए, जबकि उसके माँ बाप का कहना है कि वो 14 बरस की है, जबकि उसके निकाह नामा पे है कि वो 18 बरस की है। आपको क्या लगता है कि क्या हकीकत हो सकती है, मतलब कहाँ ये किधर लगता है कि झूठ बोला? क्योंकि देखिए मैंने बड़े केसेस देखे हैं रमशा, जिसमें झूठी एजेस लिखवा के बच्चियों ने निकाह कर ली हैं। मैंने पहले भी देखे हैं जी। इस तरह के केसेस। ठीक है, मुझे नहीं पता बिल्कुल। यहाँ पे सच झूठ क्या है, मैं नहीं जानती वल्लाह आलम, लेकिन आपको क्या लगता है इन योर एक्सपीरियंस? So I think that basically parents are telling the truth. माँ बाप को तो अपने बच्चों की एज का पता होता है. Why would they lie about the child's age? बच्चियां जब भाग के शादियां करती हैं, बच्चे भी, इवन लड़कों पे भी ये एक्ट अप्लाई होता है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट. ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों की भी एक सर्टेन एज होनी चाहिए, उसके बाद दे कैन एंटर इनटू अ वैलिड मैरिज. तो बच्चियां जब भाग के शादी करती हैं तो ऑब्वियसली दे हैव देयर रीजंस जहाँ पे जाके फिर वो अपनी एज गलत लिखवाती हैं. अब कोर्ट में जब पेरेंट्स आएंगे दे विल ऑब्वियसली ब्रिंग प्रूफ विद देम, उसका बे फॉर्म, उसके कोई एनी आईडी डॉक्यूमेंट्स, एनी स्कूल डॉक्यूमेंट्स, तो वो लाके जब दिखाएंगे तो फिर ये एज डिटरमिन होगी. और दिस इज अ क्वेश्चन दैट द कोर्ट हैज टू डिसाइड इन द एंड कि बच्ची की असल एज क्या है. सूरत में तो क्या नाजरा होगा रमशा, अगर ये हो जाता है कि माँ बाप सही कह रहे हैं, उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में फिर कोर्ट लड़की से पूछती है जी आपने माँ बाप के साथ जाना है या अपने खावंद के साथ जाना है. तो वहां पर फिर लड़कियां दे हैव टू डिसाइड. इफ दे से दे वांट टू गो विद द पेरेंट्स तो फिर शादी को अवॉइड कर दिया जाएगा. इफ दे वांट टू गो विद द खावंद तो फिर उसके बाद वैलिड मैरिज हो जाएगी. तो यहाँ पर एक बहुत डिस्प्यूट है. हम लोग अक्सर अदालतों में देखते हैं कि माँ बाप आते हैं, बच्चियां खड़ी होती हैं, बच्चियों को कोर्ट पूछती है कि माँ बाप से बात तो कर लो. वहां पे माँ बाप लिटरली लड़कियों के पैर पकड़ होते हैं कि घर चलो, हम तुम्हारी इज्जत से शादी कर देते हैं, हम रुखसती कर देते हैं. तो वहां पर वो ढाई से कहती हैं कि नहीं जी हमने अपने खावंद के साथ जाना है. सो हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ तो लैक करे. इट्स नॉट कि शादी गलत चीज है, इट्स जस्ट दैट कि भाग कर शादी करना इज गलत चीज. सो उस चीज को कंट्रोल करना है. गलत क्या है, सही क्या है, खैर हम इसको कानून के जो नज़र में ही देखा जा सकता है. खैर थैंक यू वेरी मच. रमशा चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस केस में उस पर हम बात कर रहे थे. उसके कानूनी पहलू क्या है. इस वक्त दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आकर इस पर भी डिस्कशन करेंगे. सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक. आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ. ब्रेक से पहले बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो चुकी है और ब्रेक के बाद अब हम कुछ जिक्र करेंगे मौसम का, कि मौसम की जो शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत है, बहुत बढ़ती जा रही है. माया खान, क्या आपको भी लग रहा है गर्मी बढ़ गई? जी शाहजेब अहमद, मुझे इस बात का बहुत तरीके से अंदाज़ा है और मैं ख़बरों का ना बहुत ज़्यादा फॉलो भी लेती हूँ, पढ़ती भी रहती हूँ, चेक भी करती रहती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि मैंने जवाद भाई से क्या क्या सवाल करने. लेकिन अभी जो हीट वेव आ रही है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि तकरीबन 50 तक ऑब्वियसली जा सकता है मौसम. जो तपिश होगी वो अपनी जगह, लेकिन जब वो हीट वेव आती है तो अपने आप में वो लू कहते हैं ना, लू जो लगती है, वो लू का जो आलम होता है उसमें, क्योंकि आप रोज़े चल रहे हैं और अब ईद आने वाली है, तो जो इनटेक है पानी का वो अलग, या पानी की तासीर रखने वाले फ्रूट्स अलग, दही अलग, गर्मी से कैसे बचना है अलग, अम्ब्रेला यूज करना है अलग, कपड़ा रखना है अलग. ये तमाम चीजें बहुत जरूरी है. और मुतल्लिका इदारों को हिदायत भी जारी की जा रही हैं PTMA की जानिब से. जब से ये हीट वेव का मामला अब शुरू हुआ है कि हीट वेव आने वाली है, तो हीट वेव क्या वाकई आने वाली है और किन शहरों में आने वाली है, किन शहरों में क्या सूरत हाल रहेगी गर्मी की, इस पर बात करनी है. तो हमारे वेदरमैन हमेशा की तरह हमारे साथ हैं जवाद भाई. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग. जी वालेकुम अस्सलाम, आप सबको भी गुड मॉर्निंग. जवाद भाई सबसे पहले बताएं, ये कराची का मौसम कैसा रहेगा, ये गर्मी की शिद्दत कैसी रहेगी, हीट वेव क्या वाकई आने वाली है? जी बिल्कुल शाहिद भाई, ये हीट वेव जो है इसका ऑलमोस्ट जो है वो आज से आगाज शुरू हो चुका है. 2 मई तक ये कंटिन्यू करेगी, यानी कि तकरीबन 1 हफ्ता है.
कराची के हवाले से जो आपने बात करी, कराची में भी इसके कुछ हद तक इफेक्ट जरूर आएंगे, जिसमें 29-30 अप्रैल से जो है वो इसके टेम्परेचर हमारे यहाँ बढ़ना शुरू होंगे, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 39 और कुछ टाइम के लिए जो है वो 40 डिग्री तक भी जा सकता है, क्योंकि कराची और इसके आसपास के एरिया में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए फील्ड लाइक टेम्परेचर जो है वो कराची में जो है वो तकरीबन 42-43 तक भी जो है वो जा सकता है। अच्छा जवाद भाई, एक सवाल करना चाह रही हूँ कि कुछ अंदाज़ा है कि किन वक्तों में ये हीट वेव ज़्यादा एक्सट्रीम पर हिट करेगी, ताकि उस टाइम में अगर गैर ज़रूरी ना निकला जाए तो लोग एहतियात करें, या 24 घंटे ही उसका रुझान रहेगा? कुछ ऐसी चीज़ हेल्प कर सकती है आपकी तजर्बे की रोशनी में? देखिए माया, अमूमन तो यही देखने में आता है कि 12 से 2 बजे तक का जो टाइम होता है, 2 से 2:30-3 बजे तक का, इसमें ये जो 3-4 घंटे होते हैं सुबह के, इसमें जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आ रहे होते हैं दिन के। जब ये हीट वेव स्टार्ट होती है, जैसे ये आज से स्टार्ट होगी, तो ये ग्रेजुअली जो है ये इसमें टेम्परेचर जो है वो ओवरऑल जो है तकरीबन पाकिस्तान के काफ़ी सारे एरियाज को जिस तरह ये इफेक्ट कर रही है, तो उसमें बढ़ना शुरू होंगे। और दिन के जो ये औकात होते हैं, इसमें कोशिश करें कि गैर ज़रूरी जो है वो बाहर ना जाएं और डायरेक्ट जो है वो सन के कांटेक्ट में, सूरज की रोशनी में जो है वो ज़्यादा देर ना खड़े हों। ये जो वक्त होता है ये एहतियात का होता है। 3-3:30 बजे के बाद जो है वो टेम्परेचर में फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमी होना शुरू होती है, क्योंकि धूप की जो शिद्दत होती है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो है वो अपनी जो आपकी दीगर एक्टिविटीज जो होती हैं आप इस हिसाब से प्लान करें कि उसे जो है उस हिसाब से कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच जाद भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। और शाहजेब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। और अगले सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं ख़ासतौर पर जिस तरीके से हमने जिक्र भी किया था प्रोग्राम के आगाज़ में भी, कि वफाकी शरई अदालत में जो सूदी निज़ाम के खिलाफ दरखास्तें, उस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है और बाकायदा तौर पर जो फैसला है वो भी माया महफूज कर लिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो सूद से पाक मुआशी निज़ाम की तश्कील है वो मुमकिन कैसे है, और ख़ासतौर पर अगर हम सूदी निज़ाम की बात की जाए तो क्या जो हमारे यहाँ बैंकारी निज़ाम है, जो बैंक सिस्टम है जिसमें हम इस्लामिक विंडो की बात करते हैं या इस्लामिक हमारी बैंकिंग की बात करते हैं, वो क्या एक मुकम्मल निज़ाम है? अगर हम सूद से पाक निज़ाम की बात करते हैं तो इस पूरे निज़ाम पर हमें बात करना है, ख़ासतौर पर रियासत को इससे किस तरह आमदन हो सकती है, ये भी इस टॉपिक का हिस्सा रहेगा। तो जो हमारे गेस्ट हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। माहिर मुआशियात शहजाद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वफाकी शरई कोर्ट से क्या जो है वो उम्मीद है आपको, जो फैसला महफूज किया गया है किस किस्म का और क्या फैसला आ सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम शाहजेद साहब एंड माया, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। देखें आप, वफाकी शरई अदालत ने पिछले 20 साल इस केस को वक्फे से सुना है। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने पिछले 2 सालों में बड़ी मेहनत की है वफाकी शरई अदालत ने, और इसके ऊपर अपने मामलात को उन्होंने महफूज किया है। इंशाल्लाह कल परसों इंशाल्लाह इसका फ़ैसला कर दिया जाएगा। इसमें देखें आपने कई क्वेश्चन एक ही साथ कर दिए हैं। हम देखिए, मैं आपको अपने साथ कन्वर्सेशन में लेता हूँ कि आप समझते हैं कि हमारे एक सूदी निज़ाम में हम जकड़े हुए हैं, हमारी आने वाली नस्ल जकड़ी हुई है, और ये एक इकनॉमिक वार में हैं हम हर पाकिस्तानी इस वक्त इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है कि हम इकनॉमिक वार का हिस्सा बने हुए हैं। हम और हमारी आने वाली नस्लें इस इकनॉमिक वार का हिस्सा इस तरह बनी हुई हैं कि हम मॉडर्न स्लेवरी में जकड़े जा चुके हैं। हम सब पाकिस्तानी, हमारी आने वाली नस्लें इस तरह सूद में फंस गई हैं कि आने वाली 10 नस्लें भी अगर इस तरह के हालात में काम करते रहे तो हम ये जंग नहीं जीत सकते। हमारी पाकिस्तान इकनॉमिक वार में हमारे लिए जो सबसे मुश्किल इशू है वो ये कि इस निज़ाम को 70 सालों की दिहाई में हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया गया है। और इसके मैं नहीं, शाहजेब साहब आप भी माशाल्लाह, माया, हम सब पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी हम ये समझते हैं कि हमें ये इस निज़ाम का इस तरह हिस्सा बना दिया गया कि हम इससे निकलना चाहें भी तो निकल नहीं सकते। देखिए इस निज़ाम के बेनिफिशरीज़ कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसका बेनिफिशरी है,
इस निज़ाम के बेनिफिशरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेनिफिशरी है, इस निज़ाम स्टेट ऑर्गन इसके बेनिफिशरीज़ हैं, ऑब्वियसली जिन्होंने लैंड किया हुआ वो बेनिफिशरीज़ हैं। इस निज़ाम के पीपल ऑफ पाकिस्तान बेनिफिशरी नहीं है। हाँ, इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट की गई, विद गुड इंटेंशन स्टार्ट की गई, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग को भी हम उस डगर पे ले गए हैं कि वो रिबा को प्रमोट किए जा रहा है। उसके अंदर इतने फ्लॉज हैं कि अगर कोई एक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी आ जाएं वो ये कह दें कि 100% इस्लामी है, वो नहीं कह सकते। और अगर कोई ऐसा मुफ्ती साहिबान जो हमारे वफाकी शरई अदालत में भी आके उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशंस दी हैं, उन्होंने एडमिट किया है कि हम इस्लामिक बैंकिंग जो विंडो खुली हुई है वो भी 100% इस्लामिक नहीं है, बट दिस इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस। आहिस्ता आहिस्ता हम इस पोजीशन में पहुंच जाएंगे कि इसको इस्लामिक कर लें। बारह इसके एक लंबी वजूहात हैं, मैं सिर्फ चंद एक पॉइंट की तरफ जाऊंगा आपके साथ। पहली तो ये कि हम ये एडमिट करें कि ये इकनॉमिक वार है, इसके अंदर हमारी आने वाली नस्लें फंस गई हैं, और इस इकनॉमिक वार में शाहज़ेद साहब हम क्या ये जीत सकते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ अपोनेंट अल्लाह और उसका रसूल है। हम ये इकनॉमिक वार जिसमें सूद में फंस गए हैं, हम जीत ही नहीं सकते जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, दुनिया की तमाम ताकतों से पाकिस्तानी अवाम लड़ सकती है, इंशाल्लाह जीत सकती है, लेकिन ये जो वार है ना, इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि सूद के अंदर ऐसे क्या मामलात हैं जिसको अल्लाह ने मना किया। देखिए, हमारी एक सबसे बड़ी लम्हा फ़िक्रिया क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये बताते ही नहीं है कि सूद के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम, सूद के अंदर हमारे फ्लॉज क्या हैं, सूद के अंदर रियलिटी क्या है। दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन अल्हम्दुलिल्लाह इन फेडरल शरिया कोड कि सूद के अंदर क्या क्या रियलिटीज़ हैं जिसके तहत सूद को कुरान और हदीस में मना किया गया। देखिए, कुरान में एक आयत, शहजाद साहब जी 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 प्लीज़ बताइए। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि कुरान, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें 1 ग्राम भी दंडी इजाज़त नहीं देता, और सूदी ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें 1 ग्राम तो क्या, जितनी इक्विटी वैल्यू होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इनकम, ये इक्विटी डिस्ट्रॉय हो जाती है बारोअर की और चली जाती है लेंडर के पास। अगर फाइनेंशियल टर्म में बात करें, क्योंकि एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके अंदर फाइनेंशियल रियलिटी क्या है जो कि एक्सप्लेन हुई है। थोड़ा सा टाइम में एक्सप्लेन करूँगा, जो भी आप क्वेश्चन करें उसके मुताबिक मैं जवाब देता जाऊँगा। 2-3 मेजर चीज़ें शाहज़ेद साहब। एक तो ये कहा गया कि जी इंटरेस्ट है क्या कन्वेंशनल बैंकिंग तो इंटरेस्ट है, क्या इस्लामिक बैंकिंग भी इंटरेस्ट है? इसके बारे में मैंने 3 बातें कही अपने जज साहिबान से कि सर, इंटरेस्ट जो है ना, उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कॉमन है। वो क्या कि उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो 3 हैं। एक तो ये कि एक पार्टी के लिए इंक्रीज़ है, सिर्फ एक पार्टी के लिए, 2 पार्टियां काम कर रही हैं, एक को इंक्रीज़ मिलेगा। दूसरी पार्टी के लिए क्या मामला ये है कि वो अनसर्टेन फ्यूचर की कमिटमेंट कर रहा है, कल किसको क्या पता क्या देखा, कल की कमिटमेंट नहीं कर सकते हम। हाँ, कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि वी विल डू दिस, लेकिन हम कमिटमेंट नहीं कर सकते। तीसरी ये कि लायबिलिटी जॉइंट। देखिए, इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है जिसमें 2 पार्टनर्स अगर मिल के काम करें, एक ने पैसा लगाया है, एक ने सर्विस दी है, दोनों मुसलमान हैं, दोनों डंडी नहीं मार रहे, दोनों मेहनत से काम कर रहे हैं, दोनों, अगर खुदा ना खास उस बिजनेस में लॉस होता है तो लॉस दोनों का है। किस तरह? जिसने पैसा डाला उसका भी लॉस, जिसने मेहनत की उसका भी लॉस। इसका मतलब लायबिलिटी जॉइंट। सो जिस दिन हम इस्लामिक बैंकिंग में लायबिलिटी जॉइंट कर देंगे, वो ट्रू इस्लामिक बैंकिंग हो जाएगी, हलाल बैंकिंग हो जाएगी। इधर अभी करंटली क्या है, मुझे आपकी बात क्या समझ आ रही है शहजाद साहब कि अभी भी हमारा जो करंट इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है वो भी सूद से पाक नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। वो मैं क्या, मुफ्ती हजरात ने कोर्ट में खड़े होके ये कहा है कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसको अगले 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, और ये इस्लामिक करने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है। वो फतवा क्रिएट करते हैं और फतवे को उसके मुताबिक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन इन रियलिटी एग्जीक्यूट उस तरह नहीं हो पा रही होती जिस तरह ये मुफ्ती हजरात लिख के देते हैं। सो ये एक बड़ा चैलेंज है सर। देखिए, 1 ग्राम भी किसी का हम हक मार लें तो हलाल नहीं है चीज़। हलाल इनकम कमाने के लिए हलाल चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। हलाल इनकम कमाने के लिए हमें हलाल वे फॉरवर्ड लेने पड़ते हैं कि किस तरह इसको हलाल किया जा सकता है। हमारे लिए देखिए, मैं अभी इंटरेस्ट की बात बता रहा था, अगर आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन तो मैं इसका जवाब देता हूँ। इंटरेस्ट में अगर हमने एंगेज रहना है ना, तो हम ये वार जीत नहीं सकते। हमें बेसिकली इसको ये करना पड़ेगा कि अपने मामलात को पैरेलल बेसिस पे इस तरह चलाना पड़ेगा कि ये सिस्टम, चूंकि हम इससे हट नहीं सकते, ये हमारी जड़ों में घुसा हुआ है।
इसके पैरेलल हमें ऐसी ऑर्गन, ऐसा स्टेट ऑर्गन क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम पैरेलल बेसिस पे चलाएं और उनको ट्रू इस्लामिक इंजंक्शंस पे रखें, और उसके बाद लोगों को चॉइस दें कि आपने ये अभी एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनना है या इस सिस्टम का हिस्सा बनना है। सो जिसको वो चाहिए वो उस पर चले, जिसको ये चाहिए इस पर चला जाए। अभी तो हमारे पाकिस्तानी के पास चॉइस ही नहीं है ना। हमने देखे, हमने पैसे जमा कराने हैं, चाहे वो इस्लामिक है चाहे कन्वेंशनल है, उसी में पैसे जमा कराने हैं। अगर हमने बिजनेस की कुछ पार्टनरशिप की ट्रांजैक्शन करनी है तो वही कन्वेंशनल बैंक है, वही इस्लामिक बैंक है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और दूसरा ये कि आपने सुना होगा नाम कि ये हम पे इम्पोज क्यों किया गया है। देखें, हिटमैन इकोनॉमिस्ट होते हैं, हिटमैन ट्रेडर होते हैं, हिटमैन पॉलिटिशियंस होते हैं, हिटमैन बिजनेसमैन है। पाकिस्तान इज़ अंडर अटैक ऑफ हिटमैन इकोनॉमिस्ट, हिटमैन ट्रेडर्स। इसके ऊपर मैं बाकायदा आपको हर हिटमैन इकोनॉमिस्ट कैसे ऑपरेट करते हैं, हिटमैन ट्रेडर कैसे ऑपरेट करते हैं, हिटमैन बिजनेसमैन कैसे ऑपरेट करते हैं, हिटमैन इवन रिलीजियस स्कॉलर्स आर हिटमैन। देखें, और हमारे लिए हमें डाइवर्शन यानी कि हमें अपने मेन कॉज से डाइवर्ट करके हमें इस सिस्टम पे चलाया जा रहा है, और हम खुद नहीं चल रहे, ताकतें हैं जो चला रही हैं। इसको हमने मैनेज करना है। तो अगर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि अल्लाह के ख़िलाफ़ हम जंग नहीं जीत सकते। अगर आपका आखिरी जो क्वेश्चन था शाहज़ेब साहब, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था आपने कि जी हम कैसे इसको अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। देखें, इस वक्त अगर आप इंग्लैंड में चले जाएं, कनाडा चले जाएं, यूएसए चले जाएं, उनकी एक मेंबर, एक फ़र्द, फैमिली का एक फ़र्द 3 साल की सैलरी सेव कर ले, घर बना सकता है। क्या पाकिस्तान में एक मेंबर, एक फैमिली का एक फ़र्द 3 साल की सैलरी सेव करके घर बना सकता है इन कॉमन टर्म्स? लेबर क्लास तो बिल्कुल नहीं सोच सकती, उसके मिडिल क्लास भी नहीं सोच सकती, हाई मिडिल क्लास भी नहीं सोच सकती। एक चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का गोरा आया था, मुझे उनका नाम नहीं याद, उन्होंने कहा था जी मेरा जनरल मैनेजर अपनी सैलरी से अपना घर नहीं खरीद सकता, तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज कैसे वर्क करेगी? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जनरल मैनेजर अपनी सैलरी से 5 साल की सैलरी से घर नहीं खरीद सकता। दिस इज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कि हमारे मुल्क में जो आम फैमिली सिस्टम इस तरह डिस्टर्ब किया गया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाया जा रहा है और वैल्यू ऑफ इनकम को कम किया जा रहा है। आप देखें, वैल्यू ऑफ इनकम अगर कम होगी तो आप अपने घर को कैसे मैनेज करेंगे? इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तमाम पॉलिसीज में। बेनिफिशरीज वही हैं, स्टेट ऑर्गन्स। और शहजाद साहब, वक्त की कमी है, लेकिन आखिर में हम ये जरूर जिक्र करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने मुख्तलिफ जो इदारे हैं, गैर मुल्की इदारे हैं, IMF है, इन जगहों से लोन लिया हुआ है और इनके लोन पर हमारे मुल्क चलते हैं, तो अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से पाक किया जाएगा तो फिर इनसे हम लोन कैसे लेंगे, फिर हमारा IMF के साथ प्रोग्राम बहाल कैसे होगा? क्योंकि IMF का जो पूरा प्रोग्राम है वो तो आपको पता ही है कि IMF के प्रोग्राम से हमें निकलना पड़ेगा अगर हम सूदी निज़ाम से छुटकारा चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शाहज़ेब साहब, मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ आपसे। 30,000 रुपये, 30,000 अरब कह लें आप कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त 30,000 अरब पाकिस्तानियों का देना है थ्रू बैंक, जब हमने उनको दिया हुआ कर्जा। अगर मिसाल देता हूँ, मैंने फेडरल शरिया कोर्ट में भी ये कहा था कि अगर आज डॉलर 100 रुपये का है ना, तो ये 300 बिलियन डॉलर हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कर्ज के सूरत में दिया हुआ है, जिसपे पाकिस्तानी ही कर्ज ले रहे हैं, पाकिस्तानी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये अगर 100 रुपये का डॉलर हो तो ये 300 बिलियन डॉलर है, जो मेरा और आपका पैसा है, हमारे बच्चों का पैसा है। अगर जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो पैसे नहीं है, जो जिसमें वो ट्रैप हुए हैं विशेष सर्कल में, क्योंकि उनको बस पैसे नहीं है ना, तो क्या करती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? वो ये करता है कि वो डॉलर को 100 की बजाय 200 पे ले जाए, तो जो 30,000 बिलियन जो उसने वापस करना था ना, वो वापस जरूर करेगा 30,000 बिलियन विद इंटरेस्ट, लेकिन वो वापस करेगा 150 बिलियन। देखें, 30,000 डिवाइडेड बाई 200, तो उसने 150 बिलियन डॉलर का रातों रात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और स्टेट ऑर्गन्स उन्होंने पाकिस्तानियों के ऊपर और पाकिस्तानी आने वाली नस्लों के ऊपर डाका इस तरह डाल दिया कि 150 बिलियन डॉलर उनके पास चला गया। सर, आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट सिंसियर है इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो ऐसा स्टेट ऑर्गन क्रिएट करे, ऐसी अथॉरिटी क्रिएट करे जो काम करे वैल्यू ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करे कि हर हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़े और हमारे पाकिस्तानियों की इनकम बढ़े और उसकी वैल्यू बढ़े। जब अगर देखें, अगर मुझे 100 रुपये का, सर एक मिनट शाहज़ेब साहब, 1 मिनट लूँगा सर, अगर 100 रुपये का टैक्स मुझ पर पड़ता है ना और मेरी 200 रुपये इनकम है, तो मैं खुशी से 100 रुपये देता हूँ। इवन अगर 100 रुपये मेरी इनकम है, मैं 80 रुपये टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़, करंट पॉलिसीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली वो ये करती हैं कि वो इक्विटी वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, वो इक्विटी वैल्यू स्नैच कर रही हैं। जब इक्विटी वैल्यू स्नैच होती है तो टैक्स नहीं है,
वो हम एक्टिव वैल्यू से जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेगी तो स्क्वीज़ होगी, इकॉनमी छोटी होनी शुरू हो जाएगी। इसके और भी बड़े फैक्टर्स हैं, अगर जिसे लंबा ज़्यादा टाइम देंगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह GDP श्रिंक हो जाती है, किस तरह एक्सपोर्ट हमारी उनकी वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है, किस तरह इंपोर्ट वैल्यू बढ़ जाती है, किस तरह फॉरेन कर्जों की वैल्यू बढ़ जाती है जैसे करेंसी डिवैल्यूएशन होती है। हम जिस दिन हमारी इनकम बढ़नी शुरू हो जाए, 20 करोड़ आवाम है तो हम टैक्स देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमारा जो टॉपिक था उस पर आपने बड़ी तफसीलन इस पर पूरी जो है हमें आगाही भी दी है और साथ में डिटेल में बताया भी है, खासतौर पर जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसको हमें इंपॉर्टेंस किस तरीके से देनी है। थैंक यू वेरी मच। शहजाद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मुआशियात हैं, और जिस तरीके से वो बता रहे थे सूदी निज़ाम से पाक होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा हमें, जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे थे। माया बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सिंध के हवाले से एक अगर मैं बात करूँ तो रवा बरस यानी कि पिछले साल और पिछले कुछ महीनों में 3 माह के दौरान खसरा से 23 बच्चों की अमवात हो चुकी है, ठीक है, जबकि अब तक 805 बच्चे खसरा से मुतासर हो चुके हैं, ठीक है। कराची समेत सिंध के 19 अजला खसरा से मुतासर हैं। गुज़श्ता बरस 15 नवंबर से 27 नवंबर तक खसरा और रुबेला की वैक्सीनेशन मुहिम भी चलाई गई थी। और साथ साथ अगर बताऊं, मुहिम के दौरान 9 महीने से 15 साल तक 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को टीके लगाने का जो है हदफ रखा गया था। अच्छा, अब खसरा से फैलने की क्या वजह है, ठीक है, वालिदैन को एहतियात क्या करनी चाहिए, कैसे ये अलार्मिंग है, क्यों इस पर आज प्रोग्राम में बात हो रही है। ऑब्वियसली हमारी हमेशा की तरह हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका ताल्लुक पीडियाट्रिशियन, एप्पल ट्री पीडियाट्रिक्स एंड डायरेक्टर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ IRD पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद डॉक्टर अनूकी खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। ये सीरियसली जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए हैं ये सही है? या क्यों हो रहा है बच्चों के साथ इस तरह? मतलब हर बीमारी की जो स्प्रेड होती है ना, कंटेजियसबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। खसरा की जो होती है इज हाईली कंटेजियस। इसका मतलब खसरा को स्प्रेड करने के लिए, रोकने के लिए वी हैव टू वैक्सीनेट मोर देन 95% ऑफ द चाइल्डहुड पॉपुलेशन। मोर देन 95% पॉपुलेशन को टीके लगाने, वरना ये फैलना बंद नहीं होगा। यही प्रॉब्लम है। इतना लग जाता है, इतना लग जाता है। अगर इस कमरे से एक बच्चा वॉक थ्रू भी कर देता है कि उसके पास खसरा है, ही इज हैविंग मीजल्स, ये वॉक थ्रू करता है, इस कमरे में 2 घंटे तक वो जरासीम रहते हैं। क्या बात कर रही हैं? और रिस्क इज ओवर 90%। अगर आपकी टीके नहीं हुई हुई है ना तो ओवर 90% रिस्क है कि आपको ये लग जाएगी। बच्चे आपको पता भी ना चले, बच्चा आपका किसी बर्थडे पार्टी में होके आ जाए, कभी किसी गेट टुगेदर में होके आ जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसको मीजल्स हो गए और उससे किसको लग गए और अगले से किसको लग गए। और यहाँ पर जो होते हैं ना पेरेंट्स जो बच्चे को बुखार होते हैं ना वो बाहर ले जाते हैं। मैं हर वक्त पेरेंट्स को बोलती हूँ अगर बच्चे को बुखार है घर पर रखना, मगर बाहर ले जाते तो जब फीवर होती, बुखार होती, उस वक्त फैलना, the spread is contagion is very high, is higher than normal। अच्छा, मीजल्स के बारे में ये कहा जाता है कि जिसको एक बार हो गए उसको दोबारा नहीं होते, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, ये भी सही है? That's true। हाँ, एक दफा होता है लाइफ में। हाँ। इसमें जो रेशियो आ रहा है, नंबर्स तो हमने शेयर किए, एज ग्रुप्स क्या आ रही हैं जो आप ज्यादा देख रहे हैं, वो क्या? तो मैं जो देख रही हूँ दे आर मेनली अंडर 1, मेनली अंडर 1 एंड सम अंडर 2। इसलिए पाकिस्तान में हम ये MR वैक्सीन 9 महीने से लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। दूसरे मुल्कों में 1 साल के बाद लगाते, पाकिस्तान में हम 9 महीने से लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर खसरा अभी तक बहुत फैलता है, क्योंकि हमें अभी तक इतने सारे बच्चे को, डिस्पाइट गवर्नमेंट इतनी कोशिश कर रहे हैं सारे बच्चे को वैक्सीन लगाने के लिए, मगर अगर पेरेंट्स नहीं आ रहे बच्चे को टीके लगाने के लिए, हम क्या कर सकते हैं? खींच कर नहीं लगा सकते। खुदा ना खास्ता अभी देख रहा है कोई और उनके बच्चे को जो है वो मीजल्स हुए हुए हैं, अब किस तरह क्वारंटीन करना चाहिए? क्या बड़ों को, बच्चों को दूसरे बच्चों से क्या एहतियाती तदाबीर? तो बिकॉज द रिस्क ऑफ स्प्रेड इतनी ऊंची है, 95 sort of over 90% है, तो बाहर लोगों से डेफिनेटली आइसोलेट करनी चाहिए 72 आवर्स पूरे घर को। और घर के अंदर भी जैसे हमने अभी कोविड में किया है, अलग रखना, सिंपल अलग रखना। जो हम सब बड़े हैं ना, हमारी तो टीके लगे हुए होंगे या हमें खसरा हुई भी होगी, ठीक है। सो वी आर यूजुअली प्रोटेक्टेड, हम आमतौर पर प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि हम बचपन में ही
टीके लगे हुए होंगे या हुआ होगा, Already ठीक है, हुआ हुआ होगा। होगा, ठीक है। मगर और ये एक भी बात है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका टाइम पीरियड ही है जो गुजारना है। बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बुखार की ट्रीटमेंट, उसको देखना कि हाइड्रेशन करनी है और बच्चे को कंफर्टेबल रखना है। इसमें होम रेमेडीज का बड़ा जिक्र किया जाता है, अक्सर नीम के पत्तों का कहा जाता है कि वो इस्तेमाल करें, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है आपके लिए, नहीं। कोई भी ट्रीटमेंट कोई नहीं, इवन treatment मेडिसिन में नहीं है। मेडिसिन में नहीं है, यू जस्ट हैव टू रन इट्स कोर्स। साइंस जो होती है, अगर आपकी एक्सपोजर है तो 7 to 21 डेज तक सिम्टम्स शुरू होती है। ये जो सिम्टम्स होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। हाई फीवर, बच्चे की बहुत शदीद बुखार होती है, बच्चे बहुत बीमार लगते हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी, ये सारी चीज़ें होती है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा इतना बीमार क्यों हो रहा है नज़ला जुकाम के साथ। और फिर 3-4 दिन बुखार होने के बाद वो रैश शुरू हो जाती है जिस्म पे। तो द रैश इज द टिपिकल साइन, वो टिपिकल साइन सिम्टम होती है और बच्चा 21 डेज के अंदर के अंदर हो जाती है तो कवर जाता है। हाँ। अच्छा, बच्चे को होने लगे तो सबसे पहले बुखार होगा या जिस्म पर पहले जो है उसको दाने आएंगे? ये बुखार पहले आमतौर पर बुखार होती है और फिर 3-4 दिन के बाद वो दाने शुरू हो जाते हैं। शाहज़ेब ने कहा डॉक्टर साहबा कि घर की रेमेडीज बहुत होती हैं जो नॉर्मल रेमेडीज होती हैं। एक चीज जो है कि जैसे आपने कहा अगर पहले बुखार होता है सबसे पहले बच्चे को वो एक जो सिरप होता है जिसमें पैराडोल या पैरासिटामोल वो दे देते हैं, तो वो क्या इस सूरत में दे सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर याद रखना है कि पैरासीटामोल कोई इलाज नहीं है और बुखार बच्चे को कुछ नहीं कर रहा है, जरासीम बच्चे को बीमार कर रहा है, बुखार नहीं कर रहा है, जरासीम करना है। तो आप गंदी जगह रखे हुए हैं और आप उसको पैरासिटामोल दिए जा रहे हैं तो वो फर्क नहीं आएगा। एक और बात याद रखें, जब बच्चे को खसरा हो रहा है ना, मीजल्स, उसकी इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड हो रही है, नीचे जा रही है, तो ये बच्चे 20% ऑफ दिस चिल्ड्रन, 10 to 20%, 20% ये बच्चे, इनको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती है, न्यूमोनिया, मेनिंजोएन्केफेलाइटिस, और ये बहुत शदीद बीमार हो जाती है और ये मर भी सकते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह। जब इस नंबर से शेयर किया तो बहुत डर लग रहा है देख कर के। और फिर जो वो बच्चे जो ठीक हो जाते हैं खसरे के बाद, उनके मेरे ख्याल से तकरीबन 10% और लेस देन दैट 7-10 साल के बाद ये एक पैनकेफेलाइटिस होती है, बीमारी होती है जिसकी कोई क्योर नहीं है और बच्चे की प्रोग्रेसिव पैरालिसिस हो जाती है और इंतकाल हो जाते हैं। अल्लाह। अच्छा, और एक और चीज है, जो मीजल्स हैं ये बेसिकली आपके सिर्फ अपर बॉडी पर होते हैं या आपके जो ऑर्गन्स हैं उस पर भी हो जाते हैं? नो, द रैश इज तो आउटसाइड, मगर एवरीथिंग, द इम्यून सिस्टम इज अटैक्ड। 7 से 21 दिन का कोर्स पूरा हो गया, इसमें आपने कहा होकर खत्म भी हो जाते हैं। अब बच्चे की बॉडी को क्या चीजों की जरूरत है जिसको लाजमी देना है ताकि उसकी बॉडी और उसकी बोन्स और उसका सिस्टम स्ट्रांग हो जाए? अच्छी तरीके से खाना, पानी पीना, बैलेंस डाइट एंड लॉट्स ऑफ वाटर, और देखना कि आपके बच्चे के सारे टीके लगे हुए हैं। और अगर आपके घर में खसरा हो रहा है तो आप जाकर फौरन देखना कि सारे बच्चे की टीके लगे हुए, और एक टीका काफी नहीं, 2 टीके होते हैं। तो गवर्नमेंट में भी 9 महीने और 15 महीने पर MR टीके, ये बिल्कुल मुफ्त टीके हैं। अपने बच्चों को 9 महीने से जो है खसरा के टीके लगवाइए ताकि आपके बच्चे की सेहत, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। ये हमारी तरफ से मैसेज है। सबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, लाइक ऑलवेज। इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो एंड प्लीज मेक श्योर करें कि अगर आप बच्चे की अपनी अच्छी जिंदगी चाहते हैं, सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, तो प्लीज ये टीके जरूर लगवाएं। प्रोग्राम में आप थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, शाहज़ेब अम्मा को इजाजत दीजिएगा, अभी वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सबसे पाकिस्तान में शाहज़ेब अम्मा के साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आए दिन आप कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर सुन रहे होते हैं कि लोग जो हैं किसी फ्रॉड का शिकार हो गए, किसी ने किसी को कॉल करके कोई खबर दी, और अक्सर लोग जो हैं वो मैंने देखा भी है जहाँ तक शऊर आ चुका है, अवेयरनेस आ चुकी है शाहज़ेब, लेकिन ये चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि लोग अभी भी इस बात पे कहीं ना कहीं, मतलब मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं कल ही की बात कर रही हूँ, परसों की बात कर रही हूँ कि एक बड़े ब्रांड के जो है वो एक लिंक भेजा मेरे कज़न ने UK से कि जी ये बड़े ब्रांड का एक लिंक है। आप सिर्फ एक मिसाली तौर पे कह रही हूँ
कि भाई आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका लॉटरी निकलेगी, मैं भी चलो हम ना बेसिकली ऐसे ही चले जाते हैं शुगल में, खेल में, लेकिन कुछ लोग जो है ना सीरियसली इस फ्रॉड का बहुत बुरे तरीके से बिल्कुल, जैसे कि FIA की जानिब से ताजिरों को धोखा देने वाला जो मुलजिम है वो गिरफ्तार किया गया है और कहा यह जा रहा है कि वो रूप धार कर जो मुलजिम है वो एक तरह से जो है वो धोखा दे रहा था ताजिरों से बात करके अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, और साथ में जिस तरीके से ये भी कहा गया है कि सेनेटर मौला बख्श चांडिया और MPA नदीम सिद्दीकी का रूप धारा उस बंदे ने, और रूप धार कर उनसे जो है उनको धोखा दिया, और धोखा देकर तकरीबन 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के फ्रॉड किए हैं इन अफराद के साथ, इन ताजिरों के साथ। और साथ में गैर कानूनी जैज़ कैश अकाउंट्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं, गैर कानूनी सिम्स इस्तेमाल हुई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है किस तरीके से ये गैर कानूनी सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं, जैज़ कैश अकाउंट इस्तेमाल हो रही हैं, इसकी सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। तो इसी मामले पर बात करनी है, वाले बड़े कॉन्फिडेंस रखते हैं, करने वाले बड़े कॉन्फिडेंस। तो इसी मामले पर बात करने के लिए सरबराह FA साइबर क्राइम सिंध इमरान रियासा हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले तो बताइएगा ये मुलजिम कौन था और इसकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, पता कैसे लगा इसके बारे में सारी डिटेल्स वगैरह? जी, ये शख्स कराची करंगी का रहायशी था और ये जिन जैज़ कैश अकाउंट्स पे जो कि इलीगल अकाउंट्स पे पैसे डलवा रहा था, तो उनको ट्रैक करके हमने इसको अरेस्ट किया। हमने बेसिकली आइडेंटिफाई किया कि ये जो पैसे हैं कैश आउट कहाँ से किए जा रहे हैं। तो काफी मेहनत के बाद आइडेंटिफाई हुआ कि जी कराची कुरंगी की डिफरेंट जो वेंडर्स हैं और डिफरेंट फ्रेंचाइजेस हैं, वहां से ये पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं। फिर हमने उन 2 फ्रेंचाइजेस से रब्ता किया, उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि जी ये फलां शख्स है जो कि यहाँ पे ये पैसे विड्रॉ करने आता है। हमने उसको कैमरा में आइडेंटिफाई किया और फिर हमने उसके घर पे रेड करके उसको अरेस्ट किया। अच्छा, तो इमरान साहब ये बताइएगा कि किस तरीके से ठगता कैसे था, किस तरीके से उनको जो है वो स्कैम करता था, इसका गेम प्लान क्या था? बेसिकली हर तरह का एक होता है ना कि इंसान का ये इसका माइंड सेट है, वो किस तरह का माइंड सेट था उसका? जी, माइंड सेट तो बेसिकली फ्रॉड करने का ही था और उसने तरीका से अख्तियार ये किया था कि वो पॉलिटिशियंस के नाम के ऊपर, मौला बख्श चांडिया साहब के नाम के ऊपर और नदीम सिद्दीकी साहब MP हैं उनके नाम के ऊपर फ्रॉड कर रहा था। और इसके लिए उन्होंने एक क्लोनिंग सॉफ्टवेयर रखा हुआ था जो कि बिल्कुल हूबहू उनकी आवाज निकालता था। दिस इज समथिंग न्यू, शायद पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि लाइक वो क्लोनिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके तो वो उनकी आवाज निकाल रहा था और हमने बिल्कुल आवाज सुनी, बिल्कुल मैच आवाज कर रही थी और लोग इस तरीके से धोखे में आए और वो उनसे फिर डिफरेंट प्रोटेक्ट के ऊपर लाइक किसी से सीमेंट का ऑर्डर प्लेस कर दिया कि जी लाइक 15 लाख का सीमेंट चाहिए किसी सीमेंट के वेंडर से, या किसी कपड़े का वेंडर जो उससे रब्ता कर लिया और फिर उसको HBL की पहले फेक स्लिप्स जो था वो देता था, फेक स्टैम्प्स उसने बनाई हुई थी जस्ट टू शो देम कि जी हमने पेमेंट भी कर दी है। और जब वो माल वहां पहुंचता था तो उसके बाद पेमेंट जो सारी की सारी वो पीनी थी। ठीक, तो इस तरीके से अब जो जिस तरह आपने कहा कि इम्पर्सनेशन है या फेक आइडेंटिटी के साथ वो करता था लोगों के साथ, इमरान साहब ये जो आदमी था ये इसका मतलब है ये इंटेलिजेंट भी था, ये पढ़ा लिखा भी था, इसको अवेयरनेस भी थी कि आपने कहा कि इस तरह के सॉफ्टवेयर के साथ वो कर रहा था। तो बेसिकली ही वाज एन और ही इज एन अपग्रेडेड एंड एडवांस वर्जन ऑफ कॉन आर्टिस्ट। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि पढ़ा लिखा था, ही वाज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और आजकल तो सूरत हाल ये है कि बच्चा जो है वो आप डिफरेंट तरीके से मोबाइल को यूज करना वो आता है, PhD को यूज करना ना आता हो, जो आपके इंटेलेक्चुअलिज्म को यूज करना ना आता हो, लेकिन हमारे यहाँ आजकल बच्चों के भी फोन यूज करना आता है और जो नई एप्स आ रही होती हैं, नए वर्जन जो आ रहे होते हैं उनको हमारे साथ उनको पता होता है, इवन हमें नहीं पता होता, उनको ज्यादा पता होता है कि नई मार्केट में कौन सी आएगी। लेकिन इमरान साहब साथ में यही बताइएगा कितने ताजरों को नुकसान पहुंचाया इस शख्स ने, कितनों को लूटा, कितनों के साथ फ्रॉड किया, इस हवाले से कोई डिटेल सामने आई है और कितने पैसों का नुकसान पहुंचा चुका है? जी, ऑन दी एवरेज 5 से 10 लाख रुपए तक नुकसान पहुंचाया गया है और अभी तक हमारे पास 6 कंप्लेंट्स आए हैं और आई बिलीव कि अभी जब न्यूज को ब्रेक हमने किया उसके बाद मजीद लोग राब्ता हमारे से करेंगे। बिल्कुल ठीक, यानी कि आपने अभी जिक्र किया कि उसने जो है वो लोगों से आवाज उसने चेंज करके किया और उसके बाद ये हुआ। सो बेसिकली अगर इस तरह की कोई जो जाली रसीदों का आपने जिक्र किया, अगर मुख्तसरन इमरान साहब भी बता दें जो जाली रसीद है कि भाई हाँ मैंने तुमसे पैसे नहीं, फर्ज करें मैंने आपसे पैसे दिए और मैंने आपको रिटर्न करना है तो मैं आपको जाली बैंक स्टेटमेंट, इंटरनेशनल बैंक्स की भी स्टेटमेंट्स दिखा के भेज दूं, भाई इमरान भाई मैं तो भेज दिया है, आपकी तरफ ट्रांसफर होने वाले होंगे, वो कैसे मुमकिन होता है? देखिए, मुमकिन तो देखिए इस तरीके से ही ना कि वो जब उसकी आवाज पहचान ली उन्हें कि जी वाकई सेनेटर साहब बात कर रहे हैं कि MP साहब बात कर रहे हैं, तो लोगों ने चूंकि इनकी आवाज सुनी होती है मीडिया के ऊपर
तो लोग बिलीव कर भी लेते हैं। और चूंकि वहाँ के लोकल भी हैं हैदराबाद के, तो मोस्टली हैदराबाद के लोगों को टारगेट कर रहा था, उनके वेंडर्स को टारगेट कर रहा था। ठीक ठीक, काफी लोग, चूंकि वो वहाँ हल्का उनका है, तो वहाँ पे लोगों से मिलते गिलते भी हैं, तो इस तरीके से उन्हें आवाज पहचान ली। अब जहाँ तक ठीक हो गया इमरान साहब, आपका आ गया हमारे पास जवाब, एंड थैंक यू सो मच, आपने आके हमें टाइम भी दिया। बट खुदा ना खास्ता आइंदा से कोई केस होता है तो हम डेफिनेटली आपसे रब्ता करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद थे जनाब साइबर क्राइम सिंध से इमरान रियाज साहब, जो कि सरबराह FIA भी हैं। अब हम चलते हैं हमारा रोज़ का सेगमेंट, रमज़ान का आखिरी अशरे के चंद दिन, ईद की तरफ बढ़ते हुए लम्हात। पता नहीं कब दोबारा नसीब होंगे रमज़ान के दिन, रमज़ान की इबादत बढ़ती हुई। आज का जो दिन है वो है एक और ताक़रात की तरफ। तो आज हमारे साथ शाहज़ेब कौन मौजूद है? बिल्कुल, आज हमें कराची स्टूडियोज़ में ही ज्वाइन किया है नातवा मोहम्मद अरशद लोधी साहब ने। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? हम रोज़ाना की बुनियाद पर हमें नातवा ज्वाइन करते हैं शो में, और हम गुफ्तगू से पहले कोशिश करते हैं उनसे कोई कलाम सुन लें, कोई नात सुन लें, उसके बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, खूबसूरत कलाम पेश करते हैं। जी प्लीज़। सुभान अल्लाह, आपने मुझे वो नात याद दिला दी जो मैंने एयरवाई के लिए पढ़ी थी, लम्बियाती पढ़ी थी, वही याद आ गई। बड़ी खूबसूरत अशार हैं इस नात के, क्या बात है। और ये मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ ये कलाम, मुझे ज़ाती तौर पे खुद बहुत पसंद है। ज़ाती तौर पे पसंद सबसे ज़्यादा किसके फ़ैन हैं, किसको पसंद करते हैं? जी, शोबा नात के हवाले से अगर बात करें तो मेरे उस्ताद हैं मोहतरम मोहम्मद राशिद आज़म मरहूम, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बड़ा साथ था जी हमारा, बड़ा साथ। मेरी उनसे तकरीबन ये समझ लें 18 ईयर्स का साथ रहा। वो बाकायदा नात जो है ना, मैंने उन्हीं से लर्निंग की। तो उन्हीं की मोहब्बत में, उन्हीं की आसानियों के लिए नात लिखते भी हैं। बिल्कुल। तो मैं जो उनके उस्ताद हैं फरीद राशिद भाई, जो हमारे बहुत ही मोहतरम मेरे भाई, मेरा बड़ा साथ रहा उनके साथ ट्रांसमिशंस में, तो मैं कहूँगी राशिद भाई की खूबसूरत सी नात, ताकि वो आपकी तरफ से एक मोहब्बत भी होगी। ये समझ लीजिए कि राशिद भाई बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उनकी कमी फील होती है अभी तक। बिस्मिल्लाह। करने रोज़े का दीदार, करने रोज़े का दीदार, मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार, मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार, मैं मदीने जाऊंगा, जिस दिन चाहेंगे सरकार, जिस दिन चाहेंगे सरकार, मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार, मैं मदीने जाऊंगा। शाही मदीना रहमत आलम नबियों के सरदार, देखिए कब दिखलाए अपना नूरानी दरबार, देखिए कब दिखलाए अपना नूरानी दरबार, मैं तो हूँ कब से तैयार, मैं तो हूँ कब से तैयार, मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार, मैं मदीने जाऊंगा। है आमिना में मीम है, लीमा में मीम है, मेहराब में है मीम, तो मिंबर में मीम है, एहराम में है मीम, तो ज़मज़म में मीम है, क्या क्या फजीलतें हैं मोहम्मद के मीम